Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, हम इस सेशन में कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का आगाज करेंगे। आज हम तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हम ये स्टडी करके आए कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों में एक्सक्रीशन का अमल किस तरह से किया जाता है। और आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ऑलराइट, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स यानी वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, इसको हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो कॉर्डेट्स अब दुनिया के ऊपर मौजूद हैं ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं थी। तो यही चीज आपकी बुक में मेंशन की हुई है इन्होंने सीक्वेंस के एतबार से, और इसी में बिल्कुल छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स में बना रहा हूं ताकि आप लोग इनको याद रख सकें। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द एंसेस्टर्स। ऑलराइट, और कौन से एंसेस्टर्स? इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनसे रिलेटेड जो बात आपने याद रखनी है, बस एक ही जुमला में यहां पे लिख रहा हूं, दे हैव excretory structures that are segmentally arranged like earthworm. All right students, अर्थवर्म बुनियादी तौर पे तो इनवर्टिब्रेट है, इसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, लेकिन हमने इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में एक खास बात देखी थी। क्योंकि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, बॉडी जो है मुख्तलिफ खानों में तकसीम हो चुकी हुई है, हर खाने के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर अलहदा से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद था जिसको हमने क्या नाम दिया था? मेटानेफ्रीडिया। ऑलराइट, तो मेटानेफ्रीडिया का हर सेगमेंट में मौजूद होना, द सेम प्रॉपर्टी हैज बीन एग्जिबिटेड बाय इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट एंसेस्टर्स। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड फेज में चलें तो हमें स्टूडेंट्स यहां पे पता चल रहा है कि वो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जिनमें हम शामिल कर सकते हैं हैगफिश, इनके अंदर क्या खसूसियत नजर आती है हमें? दे हैव excretory structures that are known as kidneys with segmentally arranged tubules. Alright, अब इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि एवोल्यूशन अगले स्टेप पे आ चुकी हुई है। कि पहले क्या था कि हर सेगमेंट का अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन इसके अंदर हमें यह नजर आ रहा है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो एक ही है, यानी कि किडनीज, लेकिन उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं दे आर एक्सटेंडिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द हैगफिश वगैरह के अंदर हम इस चीज को देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हायर वर्टिब्रेट्स की। ट्रू वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स नजर आ रही है? दे हैव डेवलप्ड किडनीज। ऑलराइट, एक बात। फिर उसके बाद दूसरी चीज हम जो यहां पे मेंशन करेंगे, दैट इज नो segmentally arranged excretory structures
ऑलराइट। और फिर उसके बाद अब जो पॉइंट स्टूडेंट्स में मेंशन करने लगा हूं यहां पे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन के बीइंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अगर हम अपने आप को सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं तो उसमें इस चीज का बहुत बड़ा किरदार है। वो किस तरह से कि हम लिखेंगे कैपिलरी नेटवर्क closely associated with tubules, ऑलराइट। यानी कि किडनीज के साथ यहां पे भी कोई ट्यूब्यूलर सिस्टम अटैच्ड है और उस ट्यूब्यूलर सिस्टम को कैपिलरीज ने इर्द गिर्द से घेरे में लिया हुआ है ताकि रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके, ऑलराइट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखने लगे हैं, ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन भी है और उसके साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस को भी जाहिर कर रहा है कि ये बुनियादी तौर पे डेवलप किस तरह से हुए हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि किडनीज जो हैं वो एक ही जगह पे मौजूद हैं। फिर उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आसान तरीन अल्फाज में किस तरह से डिफाइन करेंगे? द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब यहां पे एक छोटी सी मिसकंसेप्शन जो आमतौर पे स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि स्टूडेंट्स इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये गलत डेफिनेशन होगी। इससे क्या मुराद है कि द होल किडनी इज नॉट कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन्स, बल्कि किडनी के अंदर जो काम करने वाले यूनिट्स हैं वो बुनियादी तौर पे नेफ्रॉन्स हैं। तो इसलिए हम इसको सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं कह सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ ही अगले टॉपिक में हम शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। जी स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिब्रेट्स में बैकबोन वाले ऑर्गेनिजम्स में हम अशरफुल मखलूकात हैं, क्योंकि वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज अंटिल नाउ। ऑलरेडी हम अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल लैंड वर्टिब्रेट्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे ज़हन में सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होना चाहिए कि वेयर आर द नाइट्रोजनस वेस्ट कमिंग फ्रॉम। ऑलराइट, तो उसके लिए एक सिंपल सा साइंटिफिक जवाब आपने याद रखना है, फ्रॉम द मेटाबॉलिक सिस्टम। क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जिनका बॉडी से खारिज कर देना ही बेहतर है। अगर वो ज्यादा देर बॉडी के अंदर रहेंगे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो होम्योस्टैटिक सिस्टम ने इस चीज का पहले से अंदाजा लगाया हुआ है कि किस किस मॉलिक्यूल को बॉडी से खारिज करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक जुमला मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। द जनरेशन level or point of nitrogenous wastes is the metabolic system. Alright students, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं जिनको हमने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है स्पेशली, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहां कहां से प्रोड्यूस होके आ रहे हैं हम इनके नाम और इनके सोर्सेज याद रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली चीज जो यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज यूरिया। ऑलराइट, फिर उसके बाद यूरिक एसिड, देन इज क्रिएटिनिन। ऑलराइट, फिर उसके बाद बिलिरुबिन एंड एट द एंड जनरलाइज चीज हमने लिख दी टॉक्सिन्स। ऑलराइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं या इनके सोर्सेज कौन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप थोड़ा सा और पिछले कंसेप्ट में जाएं तो एक टर्म हम पढ़ के आ चुके हैं, डीएमिनेशन, द मैकेनिज्म और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। ऑलराइट, इसका मतलब ये है
कि जितने भी आपके प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स हैं, जब भी उनकी डीएमिनेशन होगी तो अमोनिया या इसी तरह के मिलते जुलते नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे। ऑलराइट, फिर जितने ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ऑलराइट, अब इन मॉलिक्यूल्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं ये भी हम लिख लेते हैं यहां पे। यूरिया, it is coming from breakdown of amino acids or amino acids. All right, uric acid simply हम कह सकते हैं breakdown of nucleic acid or metabolism of nucleic acids. All right, creatinine coming from breakdown of muscle creatine phosphate अगर आपको याद हो तो। Alright, then bilirubin coming from breakdown of hemoglobin. Alright, or simply we can say breakdown of red blood cells. फिर उसके बाद जो टॉक्सिन्स की टर्म है ये एक जनरलाइज टर्म हमने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉडी खुद से प्रोड्यूस करे कुछ जहरीले मादे, और ये भी पॉसिबल है कि जितना हम मस्नूई खाना खा रहे हैं या जितने हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इनटेक कर रहे हैं, ऐसी खुराक जो कैंड फॉर्म में आ रही है या जो प्रोसेस्ड मीट वगैरह हैं, उनके अंदर बहुत सारे इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की फॉर्म में एंटर होते हैं या हम उनको इंजेस्ट कर जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि वो जिस तरह से इनटेक हो रहे हैं फौरी तौर पे मेटाबॉलिज्म में जाते हैं और उनको वहीं से खारिज करने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन, प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, ऑलराइट, और दूसरे नंबर पे हम ये भी लिख सकते हैं ingested as pesticides, the chemicals used to kill the pests. all right, नुकसानदेह चीजों को खत्म करने के लिए जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, और इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। ऑलराइट, और इसके साथ ही साथ द डेंजरस पार्ट इज फूड एडिटिव्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये फूड एडिटिव्स वगैरह के लिए एक इदारा है इंटरनेशनली, वो डर्टी डजन के नाम से एक लिस्ट जारी कर चुका हुआ है कि वो वाले केमिकल्स जो हम आम रोजमर्रा खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जिसमें मसनूई जायके, मसनूई खुशबू या इसी तरह ये जो आइसक्रीम्स वगैरह हैं उनको थिक करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को एक तो प्रेशराइज कर रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे जो ये हमारा क्लियरिंग ऑर्गन जिसको हम लिवर कहते हैं, जिगर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव का बायस बनते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, फ्रेश इज बेटर एज कंपेयर टू प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा और खुद भी इस पे अमल करें, दूसरों को भी ज़रूर बताएं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स डू वी हैव। ऑलराइट, तो उसमें एक सिंपल सी बात यह है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमारे पास एक ही है, बट हाउ मेनी ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन, ये ज्यादा अच्छा सवाल बन सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात जो हम शामिल कर रहे हैं वो ये है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ऑलराइट, नंबर 1 इज लिवर, जिगर, ये एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किडनीज को सपोर्ट कर रहा है, एंड सेकेंडली किडनीज देमसेल्व्स। ऑलराइट, ये दो हमारे बुनियादी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कहला सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रोडक्शन से लेके एक्सक्रीशन तक इन दोनों का की रोल है। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स एक छोटी सी और बात भी हम शामिल करते हैं कि समटाइम्स द स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है। ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट द स्किन। स्किन को सबसे पहले नंबर पे किस बुनियाद पे कहा जाता है कि ये एक्सक्रीशन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स पर्सपायरेशन का अमल यानी कि पसीना आने का प्रोसेस ये आपके ज़हन में होना चाहिए। सो इसको हम कह सकते हैं स्वेटिंग और पर्सपायरेशन।
ऑलराइट, इसके लिए क्या मौजूद है आपके पास? द स्वेट ग्लैंड्स, ऑलराइट। स्वेट ग्लैंड्स पसीना खारिज करते हैं जब आपको गर्मी महसूस हो रही होती है, लेकिन उस पसीने के अंदर जिस बुनियाद पे ये कहा जाता है कि इट कैन प्ले सम काइंड ऑफ रोल इन एक्सक्रीशन, वो ये है कि जो स्वेट, जो पसीना प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें वाटर और वाटर के साथ यूरिया की कुछ मिकदार शामिल होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप अपनी मर्जी से स्वेटिंग करते हैं जब आपको नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करने हो? नो। तो इसका मतलब यह हुआ कि बुनियादी तौर पे स्वेटिंग कब होती है? जब आपके होम्योस्टैटिक सिस्टम ने थर्मो रेगुलेशन करनी होती है, यानी जब आपको गर्मी महसूस हो रही है तो स्किन के ऊपर पसीना लाया जाएगा ताकि आपकी स्किन के ऊपर एवेपोरेटिव कूलिंग का फीडबैक प्रोड्यूस किया जा सके और आपकी बॉडी को दोबारा से ठंडा किया जा सके, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश की जाए। तो दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन, दे आर थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, तो फिर यही पॉइंट मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि इट इज performing thermoregulation instead of excretion. Alright, एक मसला तो हल हो गया। उसके साथ दूसरी चीज जो हमारे पास यहां पे आ रही है, there are the sebaceous glands। इसको भी स्टूडेंट्स मैं इसी के सामने लिख रहा हूं। Sebaceous glands that produce the waxy or oily secretions on the skin. Alright, हाथों की हथेलियां या जो तलवे हैं पांव के, वहां पे आमतौर पे ये कोई सिक्रीशन सिक्रीट नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर ये जो इवन के हेयर के स्कैल्प्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी अपनी सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑयल्स और वैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन द स्किन, क्या ये एक्सक्रीशन में शुमार की जा सकती है? तो इट इज ऑलरेडी नो। ऑलराइट, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है कि अगर समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आप 2-3 दिन के लिए अपने बाल वॉश नहीं कर रहे या अपना चेहरा प्रॉपरली नहीं धो रहे, तो उस सूरत में आपको अपने यहां पे नोज के इर्द गिर्द साइड्स पे स्पेशली ऑयल फील होना शुरू हो जाता है, या वो लोग कि जिनकी स्किन पहले ही बहुत ज्यादा ऑयली है, उनमें ये पिंपल्स वगैरह या एक्ने वगैरह का इशू आ सकता है। तो दीज आर रिलेटेड टू द सेबेशियस ग्लैंड्स। ऑलराइट, अब यहां पे ये बात याद रखें कि कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट स्किन के थ्रू खारिज एक्सक्रीटरी सिस्टम के मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो रहा। अगर स्वेटिंग हो रही है तो देयर इज थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगर सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। सो स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे देख लेते हैं। ऑलराइट, लिवर क्या क्या काम कर रहा है? सबसे पहले नंबर पे एक एमसीक्यू स्टेटमेंट याद रखिएगा कि द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन इज लिवर। इसके साथ दूसरा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन को कंसीडर किया जाता है। फिर इसके साथ ही एक और बात भी याद रखें कि लिवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एज वेल। ऑलराइट, वजन के एतबार से भी ये सबसे ज्यादा भारी है। लेकिन जो बात हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट इट्स एक्सक्रीटरी रोल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इट इज कंट्रोल सेंटर of most of the metabolic reactions. Alright, और यहां पे ये क्या कर रहा है? Conversion of more toxic nitrogenous waste into less toxic nitrogenous waste. All right,
दैट इज अमोनिया टू यूरिया कन्वर्जन। ऑलराइट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। यहां से आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है। यूरिया साइकिल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको पहले मैं समराइज करता हूं, फिर उसके बाद हम इसको वन बाय वन इसके जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब यूरिया साइकिल में याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड विद इन द लिवर सेल्स। ऑलराइट, लिवर सेल्स के अंदर जो यूरिया साइकिल का अमल चल रहा है, ये मैंने यहां पे लिख भी दिया कि क्यों चल रहा है, कि अगर सेल्स अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे तो अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है। बीइंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, हम इतनी ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी या अबंडेंस वाली जगह पे नहीं है कि हम 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml पानी जाया कर दें। तो इस वजह से अमोनिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। एक तो ये बात। दूसरी ये है कि अमोनिया जितनी ज्यादा देर बॉडी में रहेगा उतना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इस वजह से अगर कुछ देर मजीद भी वाटर की अवेलेबिलिटी वाला इशू हो तो उस सूरत में अमोनिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ताकि ये कुछ देर स्टे करे और उसके बाद फिर अपनी मर्जी से हम इसको एक्सक्रीट कर दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अमोनिया इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और कहां पे ये कन्वर्जन चल रही है? इनसाइड द लिवर। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो सुनते जाइएगा जरा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूं कि सेल के अंदर जो यूरिया साइकिल चल रहा है इसको 2 फेजेस में मुकम्मल किया जाता है। इज कंप्लीटेड इनटू फेजेस, और 2 पार्ट्स कह सकते हैं आप। पहले वाला हिस्सा इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलराइट, एंड देन साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको समराइज करें एक स्टेटमेंट या एक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एटीपीज को इस्तेमाल करते हुए यूरिया बनाते हैं, और साथ एक और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द नेक्स्ट यूरिया साइकिल दैट इज नोन एज ऑर्निथीन। ऑलराइट, अब इसके जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स उसको अगर हम लिखना चाहें तो आप याद रखिएगा कि नंबर 1, पहली बात, 1 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं आपस में और प्रोड्यूस कर देते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। इस रिएक्शन के लिए एटीपीज की जरूरत पेश आती है। कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल वो रिएक्ट कर रहे हैं और इन्होंने क्या बनाया? सिट्रोलिन। उसके बाद स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा अमोनिया किस फॉर्म में एंटर हो रहा है? तो याद रखिएगा एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट की फॉर्म में सेकंड नाइट्रोजन और सेकंड अमोनिया यहां पे एंटर होगा, रिएक्ट करेगा सिट्रोलिन के साथ एंड इट विल प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट फ्यूमेरेट रिलीज करेगा और फिर बना देगा आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है दैट इज नोन एज आर्जिनेज, और जैसे ही ये एंजाइम यहां पे अपना एक्शन परफॉर्म करेगा इसमें से प्रोड्यूस होगा यूरिया दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, and the second precursor molecule for the next cycle that is always ornithine। इसी वजह से यूरिया साइकिल का दूसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल भी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये जो यूरिया साइकिल के पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए तो एक्सप्लेन करें, साथ साइकिल की डायग्राम ड्रॉ कर दें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो पॉइंट्स की फॉर्म में ये चारों पॉइंट्स लिख देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसके बाद फंक्शंस ऑफ लिवर का एक टॉपिक है स्टूडेंट्स जो टेबल की फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको एमसीक्यूज के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर याद रखिएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्म में आपको बता देता हूं कि लिवर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। आप इसको याद रखेंगे SSCRD की फॉर्म में। सबसे पहले नंबर पे क्या है? सिंथेसिस। क्या क्या चीजें बन रही हैं लिवर के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमें जो नजर आ रही हैं चीजें देयर आर द लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या लिपोप्रोटीन्स वगैरह की कन्वर्जन यहाँ पे चल रही है। इसी तरह बाइल यहाँ पे बनता है और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। देन इज द स्टोरेज, कौन कौन सी चीजें स्टोर की जा रही हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, लिवर के अंदर स्टोर हो रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और फिर इसके साथ ही साथ आयरन, यानी कि वो रेड ब्लड सेल्स जिनको तोड़ दिया जाएगा उनमें से निकलने वाला हीमोग्लोबिन वगैरह उसको स्टोर कर लिया जाएगा अपने पास। ऑलराइट,
देन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में ये बात याद रखनी है आपने कि वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह या लैक्टिक एसिड वगैरह जिनको कन्वर्ट किया गया था टू द ग्लाइकोजन, जब जरूरत पेश आएगी तो द ग्लाइकोजन इट विल बी अगेन कन्वर्टेड बैक टू दीज मोनोसैकेराइड्स और अवेलेबल शुगर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो तमाम रिएक्शंस जो लिवर के अंदर हो रहे हैं, लिवर की ये जिम्मेदारी है कि उसमें से काम की चीजों को रख लिया जाए, लाइक हीमोग्लोबिन वगैरह। ऑलराइट, तो इनको रखा जाएगा और बाद में फिर जब जरूरत पेश आएगी तो इनको दोबारा से अवेलेबल बना दिया जाएगा फॉर द अदर मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो आखिरी बात डिटॉक्सिफिकेशन वाली है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली हमारे करंट लाइफस्टाइल्स के अकॉर्डिंग, कि हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह या जंक फूड वगैरह खाना शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी शामिल हैं कि जिनको हम समझते हैं कि ये कोई रियल फ्रूट का टेस्ट आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल एसेंस ऑफ फ्लेवर्स वगैरह, एरोमा वगैरह का कमाल लगता है कि ये महंगे से महंगे ब्रांड्स वगैरह जो हैं वो भी आमतौर पे बहुत ही सस्ते किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए मुज़िर सेहत हैं। फिर इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी सब्जियां और फल हैं जिन पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे की जाती हैं वो इनके रेजिड्यूज की फॉर्म में, इनके पील्स में यानी छिलकों में रह जाते हैं। बहुत सी सब्जियां हैं जिनके पत्तों के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इस वजह से इनको अच्छी तरह से धो के और उसके बाद सब्जियां वगैरह जो हैं उनको बॉयल करके अगर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स जो हम इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है, दे आर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड इन लिवर। ऑलराइट, तो इस टेबल को याद रखिएगा फॉर द MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस इवन, एंड फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन टू। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन लिवर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर, तो उसमें स्टूडेंट्स आप लिवर की इंपॉर्टेंस यानी कि उसका बिगेस्ट ऑर्गन्स होने से लेके और इस टेबल तक सारी डिटेल्स लिखेंगे। ऑलराइट, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात